चलो भाई, तो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। हम पढ़ रहे थे व्हाट इज कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तीन इसमें बेसिक एसेंशियल्स हैं। वन इज लिबरलाइजेशन, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, जो हम इस वीडियो में, इस क्लास में, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो दो वर्ड्स आपको नजर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट देम। द वर्ड वुड बी डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप प्राइवेटाइजेशन तो पढ़ेंगे और कुछ समय के बाद आपको एक वर्ड मिलेगा व्हाट इज टाइटल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स अज्यूम कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकली प्राइवेटाइजेशन का मतलब कनेक्टेड विद डिसइन्वेस्टमेंट है। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं समझेंगे तो मतलब आपको प्राइवेटाइजेशन पता ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन टाइटल्ड एज इंडियन रेलवेज। वैसे तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है, और वो जो टिकट पे लिखते हैं ना, इंडियन रेलवेज रिकवर्स ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, एक नंबर का झूठ है ये। वो एक्चुअली 157% है। ओके, बड़ा ही प्रॉफिटेबल वेंचर है। बट इनको लग रहा है कि भाई इंडियन रेलवेज में थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं। तो इन्होंने अडानी पार को इन्वॉल्व किया, और गौतम अडानी जी से बात हुई, और उन्होंने मान लीजिए 2.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे इंडियन रेलवेज को खरीद डाला। इज दैट क्लियर? तो गौतम अडानी जी की कंपनी अडानी पावर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, और इंडियन रेलवेज अडानी पावर का हो गया। नाम इंडियन रेलवेज ही होगा, बट हो सकता है इनका नाम रख दिया जाए इंडियन अडानी रेलवेज। जैसे इंडियन एयरलाइंस को टाटा वालों ने खरीद दिया। एक्चुअली इंडियन एयरलाइंस टाटा का ही था। गॉट इट क्लियर? बट जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी रतन टाटा जी से कि भाई इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई है, और हमारे पास अपनी कोई नेशनल एयरलाइन नहीं है। तो अगर आप इसको देश को दे देते हैं तो भाई हमारा भी इंटरनेशनल स्फीयर में कुछ औकात बढ़ जाएगी। तो रतन टाटा ने देश के नाम उसको कर दिया। इज दैट क्लियर? तो इंडियन रेलवेज खरीद लिया अडानी पार ने। तो पहले इंडियन रेलवेज में पैसा किसका लगा था? गवर्नमेंट का। अब पैसा किसका लग गया? अडानी पार। और अडानी पार के पास पैसे आए कहां से? आपके पापा मम्मी ने अडानी पार के शेयर्स खरीदे हुए थे। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आप ही का कुछ पैसा अल्टीमेटली कहां पे लगा है? इंडियन रेलवेज में। बात समझ में आ गई? तो अडानी पार ने इंडियन रेलवेज को खरीदा। किसका पैसा लग गया? सबको क्लियर है? अडानी पार। और किसका निकल गया? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब टू कंट्रीब्यूट, पुट इन मनी। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब टू टेक आउट मनी। इज दैट अंडरस्टूड? तो व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर की हो, मतलब सर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन्होंने भी इंडियन रेलवेज में पैसा लगाया 25%, अडानी पार ने लगाया 75%। तो इंडियन रेलवेज के दो मालिक हो गए, एक अडानी पार और एक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो ये बसेस चलवाते हैं। तो पहले पैसा लगा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब स्टेट गवर्नमेंट का भी लग गया और प्राइवेट सेक्टर का भी लग गया। गवर्नमेंट का पैसा निकल गया यहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दिस प्रोसेस इज डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। दैट्स व्हाई द वर्ड इज प्राइवेटाइजेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने बच्चों इंडिया पोस्ट नाम सुना है? पोस्टल डिपार्टमेंट। मान लीजिए इंडिया पोस्ट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली खरीद ले। इंडिया का जो म्युनिसिपल पोस्ट है, जिससे आप स्पीड पोस्ट कराते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने उसको खरीद लिया। तो अब इंडिया पोस्ट की सारी वर्किंग कौन चलाएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इज दैट क्लियर? तो यहां पे पहले पैसा इंडिया पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा था, अब किसका लग गया? स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट का। दिस इज ओनली कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट बट नॉट प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने इसे टेक ओवर नहीं किया। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल है, डिसइन्वेस्टमेंट तो हो रहा है बट प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन भी हो गया। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। विप्रो को टाटा वालों ने खरीद लिया। अ प्राइवेट सेक्टर इज टेकिंग ओवर अ प्राइवेट सेक्टर। ये डिसइन्वेस्टमेंट होगा बट प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट का सिर्फ इतना मीनिंग होता है, टू गेट रिड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड टू सेल इट टू समबडी एल्स। खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए आपके पापा के पास पैसे आ गए, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस खरीद लिया।
और अब वहां पे बैंक्वेट हॉल बना दिया। तो सर लोकसभा में क्या करेंगे पापा, राज्यसभा में क्या करेंगे? अरे कुर्सी लगी है, एक स्टेज बनवा देंगे, वहीं शादी होगा लोगों की, गेस्ट वहां बैठेंगे आराम से। तो ये क्या हो गया, सरकार का पैसा निकल लिया, पापा का पैसा लग गया। इट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। बट अगर पापा ने सिटी में एक बैंक्वेट हॉल खरीद लिया, डिसइन्वेस्टमेंट होगा बट प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो जब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट पढ़ता है इस टेक्स्ट को, तो इसका मतलब यही है, एनी कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग, एनी बिजनेस अंडरटेकिंग which was owned by government but now it is sold to someone else, it is known as disinvestment. If that someone else is a private sector organization, then it is called as privatization. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? So transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to entrepreneurs in the private sector. तो भाई है तो यहां पे भी डिसइन्वेस्टमेंट, बट सॉरी, इकोनॉमिक्स की क्लास में हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। लॉजिक वेंट वेल? पक्का? सो अगर मैं आपसे पूछूं भाई, दिस इज माय डिजिटाइजर, इसका कलर क्या है, तो आप बोलेंगे ब्लैक। बट अगर किसी कलर वाले से पूछें, कहेगा मोस्ट ऑफ द एरिया इज ब्लैक। एक ये जो डॉगल है ये रेड भी है। इज दैट अंडरस्टूड? चले आगे भाई। सो प्राइवेटाइजेशन दो तरह का होता है, बट पहले देख लें किस किस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन रिसेंट ईयर्स में हुआ। आईपीसीएल पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईबीपी, जब 1980s में सपना देखा, संजय गांधी जी ने इसके पहले भी देखा था, कि भाई देश का गरीब इंसान भी गाड़ी पे चले, तो सोचा गया कि चलो एक कार ऐसी लॉन्च करते हैं जिसको गरीब लोग भी खरीद पाए। और मारुति उद्योग लिमिटेड नाम की एक कंपनी खुली, जिन्होंने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ टाइप कर लिया। और पहली गाड़ी जो दी गई थी मारुति की, वो किसे दी गई थी? सरदार रौनक सिंह जी को। अब बच्चे कहेंगे सर आपकी जीके इतनी तेज कैसी है? मेरी जीके ठेंगा तेज नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूं तो मेरे दिमाग में जल्दी बस जाता है। अब ये मेरे को क्यों याद है, मेरी फैमिली जो है वो जनरली डील करती थी होलसेल बिजनेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। तो वहां पे जो गाड़ी का गियर नहीं होता बच्चों, तो इंडिया में दो कंपनीज हैं जो हर कंपनी को एक गियर इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। एक है रौनक गियर्स और एक है गजरा गियर्स। इज दैट क्लियर? अब नई कंपनीज भी उसमें आ रही हैं, ये इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी थी। तो सरदार रौनक सिंह जी को भी इंदिरा गांधी जी ने बोला, भाई आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ कार के इक्विपमेंट्स आप भी बनाने स्टार्ट करिए। क्योंकि जब मारुति 1983 में पहली गाड़ी आई बच्चों, 96% ऑफ द कंपोनेंट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। और पुरानी सबसे पहली क्या, पहले एक दो साल जो मारुति की गाड़ियां इंडिया में बिकी, दैट वाज सीबीयू, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, पूरी की पूरी वो जापान से बन के शिप पे आती थी और यहां बिक जाती थी। आज भी वो गाड़ियां सड़क पे नजर आती हैं, देखिएगा मारुति 800 एकदम छोटी वाली, उसकी जो आगे की जो बॉनेट है वो स्लांट नहीं है, वो स्ट्रेट है, और पीछे सिर्फ शीशा खुलता है, पूरी डिक्की नहीं खुलती। तो ऐसी मारुति 800 अगर आपको मिले तो ये जापानीज कंस्ट्रक्शन है। फिर इंडिया में 2-3 साल बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। आपका क्वेश्चन होगा सर 1982 में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? भैया पहले देख लें कितने लोग इसको खरीदते हैं। पता लगा फैक्ट्री लगा ली, कोई खरीदे ही ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लग गए। तो बाल ना कटाए होते, देख लेते बाहर बरसात है थोड़ा बच जाते, चोट लगने से बाल होते तो। इज दैट क्लियर? तो 1983-84 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो सरदार रौनक सिंह जी को पहली गाड़ी मारुति की दी गई थी बेसिकली। तो विप्रो के जो ओनर है अजीम प्रेम जी, ये भी चलाते थे मारुति गाड़ी। तो धीरे धीरे लगा कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो और मॉडल्स इनके लॉन्च होने स्टार्ट हुए। तो मारुति उद्योग लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की दुकान थी, सुजुकी जापान का था। 90s आते आते पता लगा कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, अब ये बच्चा बड़ा हो गया है और अब इसे अलग घर दे दो। तो गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाला और एक नया कंपनी बनाया जिसका नाम रखा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और उसके बाजार में शेयर बेचने स्टार्ट करिए। मान लीजिए मारुति उद्योग लिमिटेड का उस जमाने तक 2,500 करोड़ रुपए लगा हुआ था। कितना बच्चों? 2,500। 10-10 रुपए के 250 शेयर्स क्रिएट किए गए, कागज के टुकड़े, और आपको और हमारे जैसे लोगों को बेचा गया। तो अपना पैसा सरकार ने निकाल लिया और हमारा आपका पैसा लगवा दिया, और कंपनी का नाम मारुति उद्योग से बदल के क्या हो गया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इज दैट क्लियर? अभी आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके शेयर्स पब्लिक को बेच रही है। गवर्नमेंट समझ चुकी है कि अब एलआईसी आने वाले टाइम में बहुत फेवरेबल दुकान नहीं है। पहले एलआईसी वाले खुद, इनके एजेंट्स खुद लोगों को चीट करते थे,
और इंश्योरेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट बोल के चिपकाते रहते थे। अब जब लोगों को पता लग गया द बेस्ट इंश्योरेंस इज टर्म प्लान, कैसे काम करता है, आप मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियोस को देख सकते हैं, तो लोग समझ गए कि भाई इंश्योरेंस इज नॉट अ टूल फॉर इन्वेस्टमेंट। और इंश्योरेंस कंपनी के 90% प्लान फायदा पहुंचाते हैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को, उनके एजेंट्स को, जिनको 5% से लेकर 35% तक कमीशन मिलती है। बेवकूफ हमारी आपकी तरह जनता बनती है। तो ये बात गवर्नमेंट समझ रही है धीरे धीरे। व्हाट दे आर डूइंग, अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं एंड इट विल बी प्राइवेटाइज्ड। समझ में आ गई बात? तो भाई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए एंड हम अपना पैसा निकालकर पूरा या कुछ आपको बेच दें। तो अगर पूरा पैसा हमने अपना निकाल लिया तो इट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट माना जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट माना जाता है। शादी का कार्ड कोई घर में देने आया, क्या बोलेगा, आइएगा खाना खा के जरूर जाइएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। इज दैट क्लियर? अब ये ना हो शादी में इनवाइट किया था चले गए, खाना क्यों खा रहे, आप जब आए थे कार्ड देने आपने बोला नहीं था, अब हमको पैसा दीजिए, हम बुरा मान गए तो हम खाना खाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो व्हेन वी से प्राइवेटाइजेशन, बाय डिफॉल्ट वी मीन वी हैव ऑटोमेटिकली सेड व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट। बट व्हेन वी से डिसइन्वेस्टमेंट, हो सकता है कि हमने थोड़ा सा पैसा अपना निकाल के आपका लगवा दिया, पूरा नहीं निकाला। तो पी से प्राइवेटाइजेशन, पी से पूरा पैसा आपका लगा, अपना निकाल लिया। इज दैट क्लियर? डी से इन्वेस्टमेंट दोनों का लगा है, पूरा पूरा आपका नहीं लगा है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, सो डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ओनरशिप, नॉट कंप्लीट। समझ गए बात को? अनुष्का जी, काव्या जी, कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? हाँ, हेलो सर। 50% शेयर प्राइवेट का हो। मान लीजिए अडानी पार ने 52% पैसा लगाया, तो कंट्रोल अडानी पार का होगा। अडानी पार ने 12% पैसा लगाया, कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिसका 12% लगाओ, तब भी कंट्रोल अडानी पार का होगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करके बैठा है उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल इन्वेस्टर। सब्सटैंशियल मतलब मेजॉरिटी, और उसी को बनाते हैं डीपीजी, मतलब डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। तो ये मत सोचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का 51% पैसा लगा है, नो, हार्डली 12-13% होगा बस, बट इतना भी किसी और ने नहीं लगाया। इज दैट अंडरस्टूड? भाई फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा क्लास में, जो 90 मार्क्स लेके आएगा? नो, सभी के 90 है। 90 तो सभी के आ रहे हैं, जिसका हाईएस्ट होगा। पता लगा 100 नंबर का पेपर था, क्लास में 70 बच्चे थे, 5 पास हुए, क्लियर पास। समझ में आ गया? और इसमें जिसका हाईएस्ट है उसके 58% मार्क्स आए हैं, इसका फर्स्ट प्राइज हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो मैं जब पढ़ता था बॉयज स्कूल में, क्लास 11वीं में रिजल्ट आया, मेरे नंबर आए 56.25, मेरे दोस्त के भी आए 56.25। 108 बच्चों की क्लास थी, लड़के लड़कियों मिला के, उस समय कोविड चलता था। 17 स्टूडेंट्स वर देयर जो क्लियर पास थे। कितने? 17। और हमारी फिफ्थ, और दोस्त की भी फिफ्थ रैंक थी, और जो फर्स्ट आया था उसके 61% नंबर थे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो सर मतलब उस जमाने में भी दलित-दर होते थे? दलित-दर हर जमाने में होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय लोग समझ जाते थे टीचर की बात सुनकर। आज टीचर कुछ बोल दे पूरा खानदान चलाता है। कैसे हाथ लगाए हमारे बच्चे को, है हमारा बच्चा एचआईवी इन्फेक्टेड, आपको पता नहीं था? चलिए, तो समझ गए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है भाई, डिसइन्वेस्टमेंट समझ गए? चलो, भारत सरकार की कुछ बढ़िया टनाटन दुकानें चल रही हैं बच्चों। इनमें जो बहुत बढ़िया है उनको बोलते हैं नवरत्न, जो थोड़ी बढ़िया है उन्हें बोलते हैं मिनी रत्न। नवरत्न शब्द कहां से आया? 9 ज्वेल्स ऑफ किसके, अकबर के कोर्ट में थे, अकबर्स कोर्ट। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे थे जिनको आप नवरत्न और मिनी रत्न बोलते थे, जहां पे काफी प्रोफेशनलिज्म था बच्चों, इफेक्टिवली मैनेज किए जाते थे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इनकी एक यूनिट प्रयागराज में भी थी, जो एकदम खस्ता हाल हो गई, बंद हो गई। क्यों बंद हुई, मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। 2014 के पहले देश में जो गवर्नमेंट थी चल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वर चोर। मोदी जी को पूरे दुनिया में काफी कंट्री सपोर्ट भी करती हैं, बट काफी बुरा भला भी बोलते हैं। क्यों? स्पुतनिक बिकने नहीं दी हमने, यहां पे फाइजर बिकने नहीं दी, क्योंकि वो कंपनी जब अपनी दवाइयां लाती, मरते तो हम वैसे भी ना कोविड से, दवाई के कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पप्पू हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे खाए हैं, समोसे के साथ नाली के पानी से बनी हुई चटनी पी है, तो हमारी तो इम्यूनिटी वैसी बहुत स्ट्रांग है। कोविड खुद ही बाहर चला गया, मैं इस दलित शरीर में नहीं रह पाया, मेरी बेइज्जती हो रही है।
तो बाहर की कंपनी से घूस लो के अपनी जेब में डालो और उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रमोट करो। तो बीपीसीएल की एक यूनिट नैनी प्रयागराज में भी थी और वो बंद हो गई इन्हीं सब कारणों की वजह से। और जब कोविड आया तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हुई, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने स्टार्ट किए और अब वो फिर बंद हो गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको 1996 में जब हम 10वीं पास किए थे बोला जाता था नवरत्न चिल्ड्रन। तो इनको मैनेज करने की और कंपनी चलाने की काफी ऑटोनॉमी दी गई ताकि इनके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसी एक आईटीआई करके इंडस्ट्री हुआ करती थी इंडिया में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ये लोग बच्चों लैंडलाइन फोन बनाते थे। व्हाट 2005 के बाद इन कंपनीज में ताले लगने लग गए। अब बेचारे लोग तो बेघर हो गए, लोग स्ट्राइक वगैरह पे चले गए, सैलरी मिलती थी। काफी साल बाद अभी पिछले 8-10 साल से पहले सोचा गया भाई कैसे इनको रिवाइव किया गया। ये लोग सोलर सेल बनाने लग गए हैं आजकल। बट अगर लैंडलाइन फोन का खपत इंडिया में कम हो गया और मोबाइल बढ़ा तो भाई कुछ 5-10% टेक्नोलॉजी तो सेम होगी ना। अगर उस समय सोचा जाता चिप मैन्युफैक्चरिंग लगवा दी जाती, व्हाट इट क्लियर, और उस समय इंडिया में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती तो इतने पैसे जो हम दूसरे देशों को मोबाइल फोन खरीदने में देते हैं वो शायद हमारे बच जाते हैं। तो नेतागिरी इतनी ज्यादा है यहाँ पे, एक नेता कुछ प्रोडक्टिव लेके आएगा तो दूसरा कहेगा इनको घूस मिल रही है इसलिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको घूस नहीं मिल रही है। तो पूरा सिस्टम इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि मेरा भारत महान 100 में 99 चोर और बेईमान। ये सर एक कौन है? आधा में और आधे आप। ओके चलिए। सो नवरत्न का स्टेटस उन्हीं को दिया जाता था जिनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर होती थी। और इसके अलावा जो थोड़े छोटे एंटरप्राइज होते थे उनको बोलते थे मिनी रत्न। तो अब ये बोल सकते हैं भाई 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया तो नवरत्न, थोड़ा कम है तो मिनी रत्न। तो बेसिक आइडियोलॉजी समझ में आगे सबको प्राइवेटाइजेशन की बच्चों। चलिए।